गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना। इसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है उसके अंदर घूर्णन संक्रमण जो है वो न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो कुल ऊर्जा वॉन ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार कुल ऊर्जा क्या होती है? डेल्टा ई बराबर ई प्लस ईवी प्लस ई आर के बराबर होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है उसमें ये जो घूर्णन संक्रमण है ये क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा युक्त होता है। न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको क्या कर दिया जाता है? नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य। न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो अब ऊर्जा क्या होगी? डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये तो हो गया नगण्य, ई प्लस ईवी के बराबर होगी। ई प्लस ईवी के बराबर होगी। ठीक है। अब संक्रमण ऊर्जा की बात करें या अतः संक्रमण ऊर्जा की हम बात करते हैं। संक्रमण ऊर्जा, संक्रमण ऊर्जा क्या होगी? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ईवी। डेल्टा ई प्लस डेल्टा ईवी। डेल्टा ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ये क्या है? कंपन ऊर्जा। ये टोटल ऊर्जा है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, ये कंपन ऊर्जा है, ये टोटल ऊर्जा है जो किसके बराबर होती है? इन तीनों के योग के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो घूर्णन संक्रमण होता है वो न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य मान लिया इसको, तो अब टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा किसके बराबर हुई? ई प्लस ईवी के, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है। अब यहां से संक्रमण ऊर्जा की बात करते हैं हम अगर, तो संक्रमण ऊर्जा क्या होगी? डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या हुआ? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई वी। अब संक्रमण की तरंग संख्या की बात करते हैं हम। संक्रमण की तरंग संख्या, तरंग संख्या को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा न्यू बार से। डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन एच सी। डेल्टा ई अपॉन एच सी। ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ई किसके बराबर है? डेल्टा ई किसके बराबर है? डेल्टा ई प्लस डेल्टा ईवी के बराबर है। तो मान रख दिया डेल्टा ई का, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ईवी अपॉन एच सी। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, तो अलग अलग लिखने पर क्या आएगा? डेल्टा ई अपॉन एच सी प्लस डेल्टा ईवी अपॉन एच सी। ठीक है। ये हो गई संक्रमण की तरंग संख्या। ये क्या है? तरंग संख्या है। ये है संक्रमण ऊर्जा, ये है संक्रमण की तरंग संख्या। अब हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा, ये क्या है? डेल्टा न्यू बार किसके बराबर है? डेल्टा ई अपॉन एच सी के बराबर है। इसको हमने किस तरह से, ये क्या हो गया? डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो इसको हम डेल्टा न्यू ई बार लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस डेल्टा न्यू वी बार लिख सकते हैं। ठीक है। तो डेल्टा न्यू बार क्या आ गया? डेल्टा न्यू ई बार प्लस डेल्टा न्यू वी बार आया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यदि संक्रमण, वो डायग्राम बना के मैंने लास्ट क्लास में समझाया था
संक्रमण कैसे V से V डैश में हो रहा है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं सिर्फ थोरोली पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक बार रिवाइज कर रही हूँ पहले वाला। तो डेल्टा, यदि संक्रमण किससे किस में हो रहा है, V से V डैश में संक्रमण हो रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यदि संक्रमण V से V डैश में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू ई बार प्लस V डैश प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश 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 माइनस क्या होगा, V प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस V डैश V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमने यदि संक्रमण V से V डैश में हो रहा है तो क्या होगा, उच्च संक्रमण स्तर माइनस निम्न संक्रमण स्तर होता है, तो V डैश और मतलब न्यू V डैश माइनस न्यू V बार, डेल्टा न्यू V डैश और माइनस डेल्टा न्यू V बार। तो इन दोनों के मान रख दिए हम। इसका मान क्या है, V डैश के रूप में इसका मान है V डैश प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। ये किसके बराबर है, डेल्टा न्यू V बार, डेल्टा न्यू V बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू V डैश बार या माइनस, यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाओ तो भी, तो डेल्टा न्यू V बार इज इक्वल टू क्या आएगा, न्यू V डैश बार माइनस न्यू V बार। तो इन दोनों के मान रख दिए, V डैश और V के मान रख दिए, तो ये आता है फिर हमने आगे पढ़ा था कि V और V डैश के मान जो है कंपन स्थूल संरचना में, कंपन व स्थूल संरचना में V व V डैश के मान कुछ भी हो सकते हैं, अतः स्पेक्ट्रम में हमें कई रेखाएं प्राप्त होती है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपन व स्थूल संरचना होती है उसके अंदर V व V डैश के मान कुछ भी हो सकते हैं, अतः हमें स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं प्राप्त होती है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। फिर इस आधार पर ना स्पेक्ट्रम रेखाएं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बैंड प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम में। एक तो पहला कौन सा था, क्रमागत बैंड, इसकी हेडिंग लगा रखी थी, यहां तक पढ़ रखा है क्रमागत बैंड। इसमें क्या था कि V और V डैश के मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होते हैं। V क्रमागत बैंड में क्या होता है, V व V डैश के मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा बैंड कौन सा था, ये क्या है, स्पेक्ट्रम में निर्मित बैंड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो क्रमागत बैंड, दूसरा टाइप कौन सा था, प्रोग्रेशन बैंड। प्रोग्रेशन बैंड में क्या होता है, यदि संक्रमण V से या V बराबर 0 से, यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1 2 3 4 आदि में हो रहा है, आदि में होता है, तो हमको कौन से बैंड प्राप्त होते हैं, प्रोग्रेशन बैंड प्राप्त होते हैं। तो प्रोग्रेशन बैंड प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन बैंड का क्या है कि यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1 2 3 4 आदि उच्च कंपन स्तरों में संक्रमण होता है तो हमको प्रोग्रेशन बैंड प्राप्त होते हैं। इनमें V का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन
क्रमागत बैंड में v व v डैश के मान 0 नहीं हो सकते। प्रोग्रेशन बैंड में v का मान 0 भी हो सकता है। इसमें v व v डैश के मान निश्चित होते हैं लेकिन कभी भी शून्य नहीं होते हैं। और इसमें प्रोग्रेशन बैंड में क्या है कि v बराबर 0 से यदि v डैश बराबर 1 2 3 4 में आदि में संक्रमण हो रहा है तो हमको प्रोग्रेशन बैंड प्राप्त होते हैं। तो ये यहां तक था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना के बारे में। फिर दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? घूर्णन की सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना। इन दोनों की परास क्या थी? डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा ई अपॉन एच सी, ठीक है, जो लगभग बराबर थी डेल्टा ई वी अपॉन एच सी इंटू 10 की पावर इंटू 10 टू पावर कितनी थी? 3 और लगभग बराबर है डेल्टा ई आर अपॉन एच सी इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। तो इन दोनों की परास जो है ये किसके लिए? कंपन के लिए है, ये घूर्णन के लिए। इन दोनों की परास जो है वो भिन्न होने के कारण, इन दोनों की परास भिन्न होने के कारण कंपन स्पेक्ट्रम लाइनें जो है वो स्थूल संरचना दर्शाती है और घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनें जो है वो कौन सी संरचना दर्शाती है? सूक्ष्म। सूक्ष्म संरचना दर्शाएंगे ये, और ये कौन सी संरचना दर्शाती है? स्थूल संरचना दर्शाती है। तो कंपन स्पेक्ट्रम की स्थूल संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना, ये क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना। तो नई हेडिंग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त स्पेक्ट्रम को उच्च आवर्धन क्षमता से, जो माइक्रोस्कोप होती है उस उच्च आवर्धन क्षमता वाली माइक्रोस्कोप से देखने पर हमको क्या दिखाई देती है? अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती है, जो इलेक्ट्रॉन कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त स्पेक्ट्रम को उच्च आवर्धन क्षमता वाली माइक्रोस्कोप से देखने पर हमको अति सूक्ष्म संरचनाएं या अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन स्तर की तरंग संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन स्तर की तरंग संख्या के बीच संक्रमण डेल्टा न्यू बार को हम इस तरह से दर्शाएंगे। पहले जो हमने बोला वो लिख लेते हैं। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त स्पेक्ट्रम को उच्च आवर्धन क्षमता से देखने पर
अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती है, अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन स्तर की तरंग संख्या के बीच, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन स्तर की तरंग संख्या के बीच संक्रमण के डेल्टा न्यू बार को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन स्तर की तरंग संख्या के बीच संक्रमण के डेल्टा न्यू बार को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो अब कंपन स्थूल संरचना के लिए क्या था? कंपन डेल्टा न्यू बार तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू ई बार प्लस डेल्टा न्यू वी बार था। ठीक है, ये किसके लिए था? कंपन स्थूल संरचना के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? घूर्णन सूक्ष्म संरचना भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डेल्टा न्यू आर बार। ठीक है, इसको लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, डेल्टा न्यू ई बार प्लस डेल्टा न्यू वी बार प्लस डेल्टा न्यू आर बार। डेल्टा न्यू बार क्या आया अपने पास? तरंग संख्या या तरंग संख्या के बीच संक्रमण के लिए डेल्टा न्यू बार क्या आया? डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू ई बार प्लस डेल्टा न्यू वी बार प्लस डेल्टा न्यू आर बार। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा, इसको ले मान लिया डेल्टा नोड न्यू नोड बार प्लस डेल्टा न्यू आर बार। ठीक है, ये डेल्टा न्यू नोड बार जो है ये स्पेक्ट्रम की उद्भव को दर्शाता है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की उद्भव को दर्शाता है। ये डेल्टा न्यू नोड बार जो है वो स्पेक्ट्रम रेखाओं के उद्भव को दर्शाता है या मूल स्पेक्ट्रम रेखाओं को दर्शाता है, आधार रेखा को दर्शाता है या मूल स्पेक्ट्रम रेखाओं को दर्शाता है। और डेल्टा न्यू नोड बार डेल्टा न्यू आर बार क्या है? डेल्टा न्यू आर बार है घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या। डेल्टा न्यू आर बार क्या है? घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या। डेल्टा न्यू आर बार क्या है? घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या है। अब इसका मान क्या होता है? डेल्टा न्यू आर बार का मान क्या होता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। घूर्णन की तरंग संख्या, घूर्णन स्तर के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या का मान क्या होता है?
डेल्टा न्यू आर बार क्या होता है? घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या का मान। न्यू आर बार बराबर बी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 होता है। क्या होता है? घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या का मान बी डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है वो हम इस समीकरण में रख देंगे। ये जो वैल्यू आई है वो हम क्या रख देंगे? इस समीकरण में रख देंगे। तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नोड बार प्लस इसकी वैल्यू रख दी, डेल्टा न्यू आर बार की वैल्यू रख दी, बी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया? डेल्टा न्यू नोड बार प्लस बी डैश जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, जहां जे और जे डैश के मान, जहां जे बराबर 1 2 3 4 आदि मान हो सकते हैं उच्च, और जे डैश के भी मान सेम है 1 2 3 4 हो सकते हैं। जहां जे के मान और जे डैश के मान क्या है? 0 1 2 3, आगे 0 भी ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्पेक्ट्रम और चयन नियम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना के स्पेक्ट्रम और चयन नियम की बात करते हैं। घूर्णन सूक्ष्म संरचना के चयन नियम की बात करते हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताओ